Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that bill. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. तो guys आज एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मेरे साथ है, पर उससे पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले पर मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा मिशन 1 लाख लिसनर हिट करने का वो तो है ही है, 50K का भी है, बट लेट्स सी 50K कब होते हैं, शायद अगले एपिसोड तक 50K हो जाए. प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, है ना. और 1 लाख का तो है ही है. एंड मकसद तो आपको सबको पता है, जो वहाँ पे मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है, जो वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस है वो ये पॉडकास्ट देखे और सुने और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना स्टार्ट कर दे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर गेस्ट. वेल गाइस, इन्फ्लुएंसर फॉर लाइफ, लास्ट एपिसोड में मैंने किया था. इस एपिसोड में बताना चाहूंगा इन्फ्लुएंसर फॉर लाइफ. हम कहीं ना कहीं इफ यू आर नॉट फेमस, हम फेमस नहीं है अगर इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो जरूरी नहीं है हमारे फॉलोअर नहीं है तो हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे या लोगों को जीने का मकसद नहीं दे रहे या ऐसा कुछ उनको पुश नहीं कर रहे. हम अपने काम से भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो और अच्छा काम करे और अपनी लाइफ में और आगे बढ़े और अपने साथ साथ और लोगों को भी इंस्पायर करे और उनको भी पुश करे. तो यस, तो ऐसी ही मेरे साथ एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है अलोकिता गुप्ता. वो एक राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, पोएट तो वो हैं ही हैं, ठीक है. एंड यूट्यूब पे भी अपना काफ़ी कंटेंट डालती हैं, इंस्टाग्राम पे भी डालती हैं. एंड बिलीव मी, वो बहुत ही बढ़िया, मतलब जिनको कहते हैं ना, हिंदी साहित्य बहुत ही यूनिक है अपने आप में. उसको जिसने कर लिया ना, वो हिंदी का शेक्सपियर बन गया. शेक्सपियर नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट हिंदी का हरिवंश राय बच्चन बन गया. इनसे बड़ा नाम मेरे को कुछ दिखा नहीं, बट यस, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत अपने आप में ही एक बहुत ही अमेजिंग है. अगर कोई पढ़ने बैठे इसे तो इसमें डूब सकता है. यस, बहुत गहराई और बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स हैं इसमें. हिंदी हमारी लैंग्वेज इतनी प्यारी है. तो ऐसे ही अलोकिता लिखती हैं और रिसाइट करती हैं, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा यहाँ पे इस शो में. हाय अलोकिता, हाउ आर यू? हेलो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक. क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? क्या कैसे चल रहा है आजकल? बढ़िया बस आजकल बस मतलब अच्छा चल रहा है, मतलब लाइफ स्मूथ है? हाँ, स्मूथ है. और मतलब अभी तो फिलहाल मैं अपना नॉवेल कंप्लीट करने में, वैसे मैं लिखना बहुत शुरू करती हूँ, लेकिन सारा नॉवेल मेरा एक लेवल पे जाके फिर अच्छा ये बाद में अब नया आइडिया आ गया उसको लिखा. अच्छा. तो इस बार पहली बार हुआ है कि मैंने कंप्लीट कर लिया है. अब उसको फाइनल रिवीजन बस कर रही हूँ और इस साल आ जाएगा मार्केट में. अच्छा, साल आ जाएगा, आई गेस. हाँ, बहुत बढ़िया. आप प्लीज मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूं. जी ओके. तो अलोकिता, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये 2 साल पीछे जो पैंडेमिक के आपकी गुजरे, कैसे थे? हाउ वाज इट? मुझे लगता है पैंडेमिक से मेरे लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पैंडेमिक के पहले, पैंडेमिक के बाद मैं ऑलरेडी घर में ही रहती थी. वर्क फ्रॉम होम है कहीं, मतलब ऐसा और पैंडेमिक से मोस्टली ऐसे लोगों को फर्क पड़ा जो बाहर आते जाते हैं. तो मेरा लाइफ बिल्कुल वैसा ही चलता रहा. ऐसा कोई मतलब, हाँ, अपने आसपास देख के, न्यूज वगैरह में देख के तो ऑब्वियस आपको बुरा फील होता है कि मतलब पूरा वर्ल्ड किस स्थिति में जा रहा है, लेकिन पर्सनली देखो तो मेरे लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया इसकी वजह से. ओके, जस्ट बिकॉज आप वर्क फ्रॉम होम ही आपका शुरू से कंसेप्ट रहा है, बिफोर पैंडेमिक आल्सो शुरू से रहा है. हाँ, और उसके पहले मैं स्कूल कॉलेज भी मेरा जाना नहीं होता था, कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने सारी पढ़ाई की है. तो बस एग्जाम देने जाती थी.
लेकिन हाँ, इसके बाद ये, इसके पहले ना ये लगता था, पैंडेमिक के पहले लगता था कि ऑफिस जाने, जो सब लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसा जॉब करो ऑफिस जाने वाला, क्योंकि एक चीज होता है कि जब आप घर से और ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो मोस्टली लोगों को लगता है ना कि टाइम पास हो रहा है, मन लगाने के लिए कर रही है, उसको प्रॉपर जॉब की तरह कभी नहीं ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये पैंडेमिक के बाद लोगों का सोच भी बदला है, और मुझे भी लगा कि अच्छा है, मतलब ऑफिस जाना नहीं जाना इज डिफरेंट थिंग, मोटो होता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं हूँ। पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना
ये बेटर लगा मुझे कि ये अच्छा हुआ, लोगों का नजरिया बदला कि हाँ वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन काम ये भी होता है और जेन्युइन काम है, बस टाइम पास के लिए कोई नहीं कर रहा। तो गाइस ये मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन इनसे इसलिए भी ऐसा पूछा बिकॉज आलोकिता खुद एक व्हीलचेयर यूजर है। पैंडेमिक से पहले भी शी यूज्ड टू यू नो वर्क फ्रॉम होम एंड आफ्टर पैंडेमिक में भी वो काम कर रही हैं, वो बिकॉज आलोकिता इज ऑन व्हीलचेयर एंड आपको पता ही है बीइंग ऑन व्हीलचेयर कितना यू नो अपने आप में एक लॉकडाउन है ना। काफी लोग सोचते हैं ऐसा कि यू नो ये तो ठीक ही होंगे, इनकी तो लाइफ ऐसी है, बट जो एक व्हीलचेयर पे होता है उसको पता है कि उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, अपने आप को कैसे खुश करना है और अपने आप को कैसे आगे यू नो पुश करना है। तो या इट्स जस्ट थिंग दैट अगर अंकिता ये बात बोल रही है कि यू नो मेरा मोटो यही था कि मैं अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लूं, यस व्हाई नॉट, ये हर किसी का मोटो होना चाहिए लाइफ में। ओके आलोकिता, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यार, ये आपको लाइक जो आपको ये साहित्य का जो आप शौक चढ़ा यू नो ऑल दिस आप जो आप रिसाइट करती हैं, ये बचपन से था या आपको यू नो ऐसा लगा कि एक दिन बैठे बैठे स्ट्राइक हो गया कि चलो कुछ लिखते हैं? नहीं, मुझे बचपन से पसंद था और साहित्य मतलब आपने हिंदी सुना इसलिए आप हिंदी बोल रहे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लिटरेचर में इक्वली है। अच्छा। तो हाँ, और बचपन से है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा जब मैं क्लास 8th में थी। तो क्लास 8 में ये हुआ था ना, मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद फिर मैं कंप्लीटली बेड रेस्ट में थी। तो और बेड रेस्ट में ऐसे मतलब मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती थी। तो उस वक्त बुक्स मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़े और क्योंकि उस वक्त और कोई तो काम ऐसा कर नहीं सकते थे, तो सबसे अच्छा लगता और बुक्स पढ़ना पसंद भी था। तो उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी, लिटरेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों, जो मिल गया वो पढ़ी। और हाँ मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन हाँ शुरू से मुझे इंटरेस्ट था। मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी जब मैं 6 साल की थी। हाँ वो हिंदी क्लास में हमने वो पढ़ा था ना, अपोजिट वर्ड्स पढ़े थे हिंदी में। तो उसमें हम लोग ऐसे बोलते राजा रंग, तो वो बस ऐसे ही मतलब मेरी पहली कविता ऐसी थी ना, कौन है राजा कौन है रंग, रहते हैं सब संग संग, वो बस ऐसे मैं तुक बना रही थी। तो अच्छा। पहले राजा रंग था तो मैं कौन है राजा कौन है रंग, रहते हैं सब संग संग, के बाद कौन है अपना कौन पराया, कौन जाने ये किसकी माया, ये 4 लाइन मैंने लिखी थी। और उसके बाद फिर मैं घर पे और मुझे लगा अरे ये तो कविता होगी। फिर मैंने घर पे ये मैंने स्कूल में लिखा था, फिर घर आके मैंने दिखाया ना, तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये सच में कविता है, ये नोट करके रख लो और इसके बाद भी और जितना लिखोगी ना। तो फिर मैं खुश हो गई कि अरे मैं तो कविताएं लिखने लगी। मैंने एक नया कॉपी लेके और उसको मैंने एक कॉपी बना ली कविता लिखने के लिए, और वो कॉपी फिर स्कूल में चोरी हो गई, फाइनली मेरे पास है नहीं, बट हाँ वो कॉपी मैंने भर दी थी कविता लिख के। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।
ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जमीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ओके सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, यार आप इन्फ्लुएंसर भी हो एक तरह के, जो आप बचपन से हो और सबको अपनी अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने वर्क से या अपनी कविताओं से आप सबको इन्फ्लुएंस करते आ रहे हो। बीइंग अ गर्ल, हाउ वाज सोसाइटी टुवर्ड्स यू? एक लड़की होना और एक व्हीलचेयर पे होना, सोसाइटी आपकी तरफ कैसी रही? सोसाइटी में काफी चीजें आती हैं, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस, आपके बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, तो कैसा रहा उनका रवैया आपकी तरफ? ये काफी ब्रॉड क्वेश्चन आपने पूछा, और पहले इस क्वेश्चन का आंसर से पहले मैं ये, आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर कोई इंसान नहीं होता है। मतलब जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या आप ऐसा नहीं होता है। लोग जो होते हैं ना, जो मोटिवेट होने वाले लोग होते हैं, तो जैसे हरिवंश राय बच्चन का आपने नाम लिया था, तो उन्होंने इंस्पिरेशन चींटियों से ले लिया। आपने वो कविता पढ़ी होगी, वो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं किसी को इंस्पायर कर, और मेरी बात सुन के कोई अगर इंस्पायर हो रहा है या मुझे देखकर इंस्पायर हो रहा है, तो मैं कहूँगी ये उसकी अपनी क्वालिटी है कि वो इंस्पायर हो रहा है, वो मोटिवेशन ले रहा है, उसे जहां से भी मिल रहा है। बहुत से लोग हैं वो देख के भी कहेंगे हाँ तो क्या हो गया, बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अपना पर्सनल गुण होता है कि हम किससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेने वाले हर जगह से ले लेते हैं, उन्हें किसी इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद फिर आती हूँ आपके सवाल पे कि सोसाइटी का क्या रोल रहा या कैसा बिहेवियर रहा। तो सबसे पहले तो
पेरेंट्स रिश्तेदार ही आते सबसे पहले। और मेरा बचपन से ये था ना, मतलब मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन सबको ये लगता था ना कि चलेगी नहीं तो ये पढ़ के क्या करेगी। तो सबसे पहला रोक तो वहीं लग गया, मतलब स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। तो उसके बाद जब मेरे से छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर मैंने रोना शुरू किया कि मेरे को भी स्कूल जाना, मेरे को भी स्कूल जाना है। और जिद करके फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। और फिर उसके बाद फिर मिक्स्ड रिएक्शन मिला, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, स्कूल में मेरा पोजीशन अच्छा था। तो बहुत से लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छा कर रही है। बहुत से लोगों को फिर भी लगा कि क्या फायदा इस पे, ऐसे इसको स्कूल भेज के क्या ही कर लेगी। तो मतलब अगर फिर मेरा बचपन का सपना था मुझे वकील बनना था। वो हर किसी का कोई ना कोई पता नहीं दिमाग में कैसे आता, वो हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। एंड मन नहीं किया जो ऐसे बोलते थे कि उनको पीट दूं जाके, क्यों ही मेरे को ऐसा बोलते हैं कि क्या ही करेगी पढ़ के, मन नहीं किया कि बस क्यों बोल रही हैं ऐसे? नहीं, उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने जिद करके पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन उसके बाद फिर एक्सीडेंट और ये वो करके मतलब मेरी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा रोक लगता रहा। एक्सीडेंट हो गया, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कुछ ना कुछ होता रहता था। और उसके बाद फिर दूसरी चीज, सोसाइटी में जब मैं बड़ी होने लगी, मतलब टीनेज में जब आने लगी, तो उस वक्त मतलब एक कैटेगरी के लोग मिले कि मतलब किसी से भी शादी करके हटा दो, कि कोई ढंग का लड़का तो नहीं शादी करेगा, तो पान गुमटी या ऐसे करके ऐसे सजेशन मिलते सच्ची में। उसके बाद फिर दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे वो मिले कि मतलब लीव दिस। तुम्हें बहुत सोसाइटी के तुम्हारी कविताओं में वो मेरे को चीजें छलकती हैं कि कैसे तुम्हें आसपास के लोगों ने कितना मेंटली हैरास किया होगा अपनी बातों से ही, और अपने एक्शन से, अपनी बातों से, या क्या ही बोलूं उनका I'm so sorry, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, बट कहीं ना कहीं मेरे को जानना था कि सोसाइटी का रिएक्शन कैसा था। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप आगे ज्यादा ना बताएं, अगर वो आपको बॉदर कर रही है। नहीं, वो छोड़ दीजिए उसे। फिर लेकिन एक और चीज था कि बट आप इसको एंड कर दीजिए एक लाइन में, ताकि आप वो इस सेंटेंस से सब लोग समझ जाएं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। बस एक लाइन में आप एंड कर दीजिए इसको। नहीं मतलब ठीक है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, वो छोड़ दीजिए। मैं दिल मेरा टूटना टूटे आवे कि दिल मेरा टूटना टूटे आवे कि दिल मेरा टूटना टूटे आवे कि दिल मेरा टूटना टूटे आवे। टे पांडे कली करावा गली दे विच बह के, गली दे विच बह के दिल ते न लावां लोकी जो भी कहंदे हस हस के। टुट्टे भांडे गली करावां गली दे विच बह के दिल ते न लावां लोकी जो भी कहंदे हस हस के। जंजीरे जंजीरे बड़ी रीत बड़ी तकदीरे, जे मैं पावां सोने लीरे ताना तृष्णा ओ तीरे। जेड़ा वजदा दिल ते ठा करके जे दिल मेरा टुटदा
सुख सारे वंडन आंदे पिया मैं तेरे घर ओ कलम कल्ला रोटी ना खावी मेरे भी अगे तर रल मिल के हुण दोवां ने कटना जिंदड़ी दा ए सफर तू मेरे सिर दा साईं मैं तेरे शिमले दा सोना लड़ तस्लीम में कुनबा तेरा तस्लीम में पर मैं भी तेरा कुनबा है ध्यान तू रखना जे दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे सोना रब जिन्नू इज्जत देवे ओदी इज्जत कर पावे होवे नारी नाजुक पावे होवे नर रब दी रहमत नाल क्यों लड़ना है कर ले तू शुक्र नूंह दियां भैणां भाभी रौनकां दा घर तकदीरे जोड़ी रब ने बनाई तस्वीरे जेड़ा रब दी रज़ा नाल राजी नहीं ओदा कख नहीं बनना जे दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे टुट जांदे ने पहाड़ टुट पैंदा आसमान जदों ओ जदों दिल टुटदा फट पैंदी ए जमीन छुट जांदा है जहां कदों ओ जदों दिल टुटदा होवे ना दुनिया नु खबर मेरे दिल दी कबर विच नप लेने मैं सारे ख्वाब ते ख्वाबां नु ए जान दी सड़क उत्ते बह के ते अखियां ने वेख लिया सारे लोग गवाह इस रीत रिवाज ने रोल दित्ती हर हीर सच्ची सोनी ते नाले लैला दी ना सुनी किसे ने भी आ सारे लोग गवाह मैं वहाबा दित्ती जिद पुत्तरां नु की मेरे वल करन कदे चंगी निगाह कदों ओ जदों दिल टुटदा ओ जदों दिल टुटदा उदों कदों ओ जदों दिल टुटदा ओ जदों दिल टुटदा दिल टुटदा उदों टुटदा उदों टुटदा उदों टुटदा जे दिल मेरा फिर दूसरा चीज ये हुआ, आपने बोला कि एज अ गर्ल, तो एज अ गर्ल ये भी हुआ कि मतलब कुछ रिलेटिव्स, बहुत क्लोज तो नहीं कहूंगी, डिस्टेंट रिलेटिव्स जो हैं उनमें कुछ मेल्स ऐसे मिले हैं जिनको ये लगा कि मतलब हाँ इसका तो ऐसे प्रॉपर कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा तो हो नहीं सकता है, शादी होगी नहीं, तो वो मतलब इस तरह से वो घुमा फिरा के ऐसे कि फिजिकल नीड्स तो सबकी होती है, वी आर विद यू, हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे टाइप से। तो कुछ चीजें बहुत ही खराब लेकिन बहुत से सपोर्टिव लोग भी मिले इसी सोसाइटी में, और मैं कहूँगी सपोर्टिव लोग मुझे अपने आसपास से ज्यादा मुझे ऑनलाइन आने के बाद जो बिल्कुल अननोन लोग थे उनके बीच मुझे ज्यादा सपोर्टिव लोग मिले। और हाँ, इंटरनेट एक्सेस मिलने के बाद मेरा लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रैक पे गया। हाँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रैक पे गया क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव लोग मिले मुझे जो सही डायरेक्शन में मदद करना चाहते थे, जिन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि तुम में कैपेसिटी है, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम कुछ कर सकती हो। आलोकिता, जो आपने बातें बताई मुझे बहुत कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत पिंच हुई है। आई नो आपकी लाइफ इजी नहीं थी एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, शायद जो है, बट हाँ मैं यही कह सकता हूँ
अब आप मुझे एक ऐसी पोएम सुना दो ताकि जो आप लोग, जो वो ऑडियंस आपको देख रही है और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, उनको एक जवाब मिल जाए। आपने बोला कि मैं उन लोगों को जवाब दूं, लेकिन मैं ऐसे किसी भी, मतलब मैं नेगेटिव पर्सन्स जो भी हैं मेरे लाइफ में हो या बाहर भी जो भी नेगेटिव लोग जो हैं, मैं उनको एंटरटेन नहीं करना चाहती, तो मैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहती अपनी कविता से। मैं जवाब नहीं, मेरी बात सुन के बहुत, जवाब का मतलब हुआ कि जो आप हो, अब जो आप अपने आप को आपने बनाया है, आप उनको प्रेजेंट करो कि ये मैं हूँ, ये मेरे जैसा और कोई हो नहीं सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा कि उन्हें जवाब दो ऐसी कविता। तो मैंने जो कविता अभी सोची कि मैं आपको सुनाती हूँ, वो इस बारे में, मतलब ऐसे लोगों को लगता है ना इस तरह का ये जवाब सुन के फिर लगता है कि ऐसी लाइफ है, क्या तुम नहीं चाहोगी तुमको कोई दूसरा लाइफ मिलता, या तुम व्हील चेयर पे नहीं होती, इस तरह के सवाल आते हैं लोगों के मन में। तो मैं फिर भी, जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ मेरी लाइफ में, उसके बाद भी मैं जो हूँ, मेरी आइडेंटिटी जो है, मैं इससे खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि उससे मुझे बहुत तरह के एक्सपीरियंस मिले जो और लोगों के पास नहीं है। और वो एक्सपीरियंस राइटिंग के फील्ड में हो सकता है, या फिर सबसे ज्यादा मुझे उस एक्सपीरियंस ने एम्पैथेटिक बनाया। मैं दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और एक तरह से ये लिखने में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि आप जब दूसरों के जगह पे रह के आप उसके बारे में सोच सको, तो ये आपके राइटिंग स्किल को भी बढ़ाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन फिर भी आई लव माई लाइफ। चांद ना आता जो अंधेरी रात ना होती। चांद कभी भी दिन में दिखाई नहीं देता है, तो चांद की खूबसूरती चाहिए आपको, तो आपको रात का अंधेरा भी झेलना होगा। तो मैंने यही सोच के ये कविता लिखी थी एक बार। चांद ना आता जो अंधेरी रात न होती, जिंदगी में हमारी फिर वो बात न होती। यूं तो तब भी भटकता चांद गगन में, पर नजरों से उसकी मुलाकात न होती। चांद ना आता जो अंधेरी रात न होती, उजाला ही उजाला रहता जो जीवन में, मैसर हमें तारों की बारात न होती। लील न लेता यदि अंधियारा सूर्य को, तो जगमगाते जुगनुओं की जात न होती। खोए न होते जो अंधेरे सन्नाटों में कभी, अपने ही दिल से हमारी बात न होती। चांद ना आता जो अंधेरी रात न होती, जिंदगी में हमारी फिर वो बात न होती। वाओ 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 वाओ, सो गुड सो गुड। अच्छा, अब ये तो हो गई आपकी कविता, जो बहुत ही अमेजिंग है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, अगर आलोकिता पोएट ना होती तो वो क्या होती? आर्टिस्ट, ड्राइंग बना। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, सेकंड फेवरेट काम स्केचिंग आपका फेवरेट होगा? ओके, हाँ। तो আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার।
सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है ओ पिया सानीदा नीदा मग सनी धनी सगा मारे धनी धनी सगा मनी धनी मग मगरे धनी मग सनी धनी सगा मग सनी धनी सगा मग सनी न मग मनी धनी न मग मनी सा नी धनी सा धनी सा धनी सा धनी सा मदनी 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 धनी सा धनी सा धनी सा Madani, 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 Sanida, 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 আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल तेरे गेसुओं के साए में मेरी राहतों की खुशबू है तेरे बगैर क्या जीना मेरे रोम रोम में तू है तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरी सदाएं आती है ये दूरियां हमेशा ही नजदीकियां बुलाती है ओ पिया আমি যে তোমার मैं अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता मैं किससे पूछना चाहूंगा ओके व्हाट वन थिंग यू रियली वांट टू चेंज वो एक चीज जो आप चेंज करना चाहती हैं या एज अलोकिता या एज पोएट अलोकिता इन सोसाइटी
अभी आप पे है कि आप एज अ पोएट चेंज करना चाहेंगी, एज अ आलोकिता चेंज करना चाहेंगी. इट्स ऑल अप टू यू. पर सोसाइटी में इतनी ज्यादा चीजें हैं बदलने के लिए, किसी एक चीज को चुनना मेरे लिए तो मुश्किल है. बट कहीं ना कहीं आलोकिता को लगा ना यार ये तो चेंज होना चाहिए, जो आपको शायद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालता है. मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि तब लड़कियों को जो एक उपभोग की वस्तु की तरह देखते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि सारे मेल्स ऐसे होते हैं, लेकिन जो हैं वो मतलब वो दुनिया से गायब हो जाए, वो रहे ही नहीं दुनिया में. मतलब वो इस दुनिया को बहुत ज्यादा बेकार जगह बना देते. और मतलब ये एक चीज है जिसकी वजह से लड़कियों के लाइफ का हर एस्पेक्ट अफेक्टेड होता है. लड़कियों पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें ये कपड़े नहीं पहने, तुम्हें इतने बजे तक वापस आना, ये सारा रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक डर की वजह से लगता है. और ये तो मतलब ये इस एक कैटेगरी के इंसान तो उनको कहना भी नहीं चाहिए, वो ये एक कैटेगरी का जो भी वो हैवान है, वो लोग गायब हो जाए इस धरती से, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. अब जिन लोगों को समझ नहीं आया व्हाट इट इज उपभोग मींस दोज काइंड ऑफ पीपल हु थिंक कि आप लड़की को कैसे भी यूज कर सकते हो इन एनी वे. मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ चुके हो वो क्या है यार. फॉरवर्ड ऑल्सो है ना, वो किसी भी टाइप के लोग हो सकते हैं, बस फॉरवर्ड समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया. मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता. ठीक है, ओके. आलोकिता, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, आप लाइफ में किसकी तरह बनना चाहती हैं, है ना? और एक और क्वेश्चन है इसी के साथ. एनी मैसेज टू द सोसाइटी? मैं किसी के भी तरह नहीं बनना चाहती, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मतलब जरूरी नहीं है मैं अपने नाम से पहचानी जाऊं. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी की तरह, हो सकता है आपका कोई रोल मॉडल हो. नहीं, रोल मॉडल मुझे लगता है ना कि कोई एक इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है कि वो अपने लाइफ के हर क्षेत्र में ऐसा हो जो आपको लगे कि हाँ मुझे इसके जैसे बनना है. तो मुझे जिसमें जो अच्छा लगता है मैं उसे लेना चाहती हूँ, उस चीज को सीखना चाहती हूँ. लेकिन हाँ, मैं किसी एक इंसान को ऐसा अपना रोल मॉडल नहीं मानती कि इसके जैसा सब कुछ हो जाना चाहिए. मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं. मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं. सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर मुझे पता आवारगी बन गई.
तो इसका मतलब है अलौकिकता का कंसेप्ट है यूनिकनेस, बस दैट्स इट। ओके अलौकिकता, कोई मैसेज देना चाहोगी सोसाइटी को? सोसाइटी को नहीं, मतलब ज्ञान इतना ज्यादा भरा पड़ा है, रोज व्हाट्सएप पर आते रहता है, तो ये भी ज्ञान एक उसी तरह से वो हो जाएगा। ज्ञान बहुत ज्यादा है, बस लोगों को ग्रहण करना है, और मतलब मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकती, ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत ज्यादा ज्ञान। चलो ये पहला इंसान है जो मेरे पॉडकास्ट में आके बोल रहा है कि मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं, बस यही ज्ञान है कि जो ज्ञान है उसे ग्रहण करना सीखिए, दैट्स इट। बहुत सही, बहुत सही। ओके जाते जाते आपकी एक बहुत ही अमेजिंग कविता है उर्मिला, है ना, वो मैं सुनना चाहूंगा। उर्मिला आपकी सबसे ज्यादा YouTube पे रीच, जिसका शायद 50,000 अबव व्यूज गए हैं उसके, है ना? जी जी जी, आपके 50,000 व्यूज तक चले गए हैं उस कविता पे, तो मैं चाहूंगा आप उसे सुनाएं। मैं तो सुनना चाहूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है, आप शुरू हो जाएं। जो कविता आप कह रहे हैं व्यथा उर्मिला की, वो मैंने ऐसे मतलब मुझे लगता है कि रामायण कथा हम लोग तो सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, तो उसमें एक किरदार जो सबसे ज्यादा अनदेखा रह गया, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम सुनते हैं, वो है उर्मिला। और शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे वो उर्मिला सुन के सोचेंगे कि कौन उर्मिला, तो वो इतनी ज्यादा वो मतलब उनको जो क्या कहते हैं उसको मतलब उर्मिला का जो किरदार है उससे जितना वैल्यू मिलना चाहिए था, हाँ वो किरदार ऐसा है, कभी उनको ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिला, शायद नहीं मिला, हाँ खो गई वो जी उसमें, हाँ, जबकि उनका किरदार इतना स्ट्रांग था कि उन्हें वो लाइमलाइट जो है, वो पहचान वो मिलनी चाहिए थी। तो मैंने उसी बारे में सोच के, और ये उस वक्त का, और ये अच्छा ये मैंने तब लिखा था ना, अभी जब ये अयोध्या में राम मंदिर बनने का जब न्यूज आया था, तो उस वक्त मैंने ये कविता लिखी थी। तो मैंने उसी, और मतलब मैंने उर्मिला को उस वक्त में, उस मॉडर्न टाइम में लाके, और उस वक्त वो क्या कहना चाहेंगी लक्ष्मण से, मैंने वो सोच के और ये लिखा है। बधाई हो नाथ, अवध नगरी गूंज रही है जयकारों से, सियावर रामचंद्र के नारों से। सुना है एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा, जहां राम लला विराजेंगे, भ्राता श्री संग प्रभु आप भी तो साजेंगे, होगा फिर दीपोत्सव, ढोल मंजीरे बाजेंगे। किंतु नाथ, क्या इस बार भी उर्मिला बस दूर से टकटकी लगाए निहारेगी? होंगे सौमित्र आप सिया राम के संग, उर्मिला क्या एकाकी ही वक्त गुजारेगी? सीता और राम को जब सिया राम कह के पुकारा जाता है, लक्ष्मण बस भ्राता लक्ष्मण के रूप में ही पहचाना जाता है। क्षमा करे स्वामी, पर एक अर्धांगिनी का हृदय विदीर्ण हो जाता है। चाहत नहीं जगत माता सीता से पूजी जाऊं, चाहत नहीं श्री रामचंद्र के बराबर में आपको बैठाऊं। आपकी उर्मिला की बस इतनी सी चाहत है, नाम ले आपका कोई तो संग मैं भी पुकारी जाऊं। हो उर्मिला लखन के जयकारे, हो उर्मिला लखन के जयकारे, ऐसी मुझको कोई आस नहीं, मंदिरों में पूजे जाएं हम, ऐसी मुझको कोई प्यास नहीं। पर इतना जरूर चाहती हूँ हे आर्यपुत्र, हो आप जहां भी, आपके वाम भाग में मैं जगह पाऊं। पतिव्रत धर्म निस्वार्थ प्रेम की जब जब होती है बात, सीता सावित्री तो होती है, उर्मिला को कोई करता नहीं याद। माना वन वन भटकी नहीं मेरी देह आपके साथ, पर कह दो स्वामी, क्या पग पग पर उर्मिला नहीं थी आपके साथ?
कहो अश्रुओं पर जोर कब किसका चला था, कहो अश्रुओं पर जोर कब किसका चला था। 14 वर्ष आपके कहने मात्र से उर्मिला ने 14 वर्ष उनको भी रोक रखा था। पति की सेवा कर्तव्य तो साथ रहना अधिकार भी था, पति की सेवा कर्तव्य तो साथ रहना अधिकार भी था। महलों का सुख छोड़कर मुझे बन जाना स्वीकार भी था, पर कह दिया आपने अकेला ही बन जाऊंगा। तुम निभाना वधू धर्म, मैं सेवक धर्म निभाऊंगा। जिम्मेदारियों कठिन वचनों में मुझको बांधकर, जिम्मेदारियों कठिन वचनों में मुझको बांधकर चल दिए थे आप मेरी नेह की देहरी लांघ कर। आप गए कुछ दिनों में पूज्य पिताश्री का साथ भी छूट गया। रोम रोम रोया था मेरा, रोम रोम रोया था मेरा, पर आंखें फिर भी न बरसी थी। जी भर कर रो लेने को उर्मिला वर्षों तक तरसी थी। मुनिवेशधर सौमित्र जब आप हुए थे वनवासी, महलों में रहकर भी उर्मिला हो गई थी सन्यासी। माताओं की सेवा की, ससुराल का हर फर्ज निभाया था। माताओं की सेवा की, ससुराल का हर फर्ज निभाया था। माता कैकेयी की आज्ञा को भी कभी नहीं ठुकराया था। मेरे पैरों में चुभे नहीं थे वन के कांटे, मेरे पैरों में चुभे नहीं थे वन के कांटे। सुकोमल हृदय पर विरह का दंश तो पल पल चुभा था। सुकोमल हृदय पर विरह का दंश तो पल पल चुभा था। आपने कहा था मेरे आंसू आपके संकल्प को कमजोर करेंगे, इसीलिए इन अश्रुओं को मैंने अपने संकल्प से बांध रखा था। ये संकल्प न टूटा यह सुनकर भी कि मेघनाद ने शक्ति मारी है। यह संकल्प न टूटा यह सुनकर भी कि मेघनाद ने शक्ति मारी है। मूर्छित पड़े हैं आप समर भूमि में, विह्वल हुए स्वयं जगत के पालनहारी हैं। उर्मिला के जीवन का हर तप त्याग प्रभु आपके ही प्रेम की खाती है। फिर क्यों नाथ, फिर क्यों आपके नाम के साथ उर्मिला नहीं पुकारी जाती है, उर्मिला नहीं पुकारी जाती है। वाह वाह, बहुत ही उम्दा। मैंने ऐसी शॉर्ट रामायण कहूंगा, छोटी सी रामायण कहीं नहीं सुनी। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। ये वाला कंसेप्ट जो आपने प्रूव करा है ना, वाओ, बहुत ही अमेजिंग एंड डिजर्व करता है ये मोर देन लाख तक जाना। 50 तक चला गया आई थिंक, और आगे जाएगा। आई होप और ज्यादा इसको लोग अप्रिशिएट करें एंड वाओ। सो थैंक यू आलोकिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना एंड आप आलोकिता को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, गुप्ता आलोकिता इनका आई थिंक आपका ये यूजर आईडी है। हाँ, इनका यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और इन्होंने मेरे से प्रॉमिस करा है कि आपसे ये रोज या हर 2 या 3 दिन में कुछ ना कोई पोस्ट जरूर करेगी अपनी नई कविताएं। और मैं यही चाहूंगा और आप उन्हें प्लीज पुश करें ताकि वो और अच्छा काम करे और वो यूनिक पर्सनालिटी बने, किसी और की तरह नहीं, है ना। तो गाइस, थैंक यू सो मच एंड यस, मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान रखना और दुआ में रखना। बाय बाय, टेक केयर।